हे गाइस, बड़ा स्वागत है आपका। मैं शाह कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 8 एपिसोड 12 के बारे में, या फिर अदरवाइज एंटाइटल्ड एज डेथ राइजेस। और ये मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन और रिकैप वीडियो होने वाला है एपिसोड 12 को लेके। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड 12 नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसके बाद जितने भी अपकमिंग एपिसोड्स होने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अब स्टोरी लाइन चेंज होने वाली है और सारे के सारे डेड कैरेक्टर्स अब वापस आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है इस एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैं आगे बताने वाला हूँ कि आगे क्या क्या चल रहा है। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो जाओ जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस एपिसोड से रिलेटेड और आगे की टाइमलाइन से रिलेटेड। तो विद अ फेयर स्पॉइलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सोलर सिस्टम के साथ, और बेसिकली ये सोलर सिस्टम नहीं है, ये डेथ स्टॉर्म अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और वो बता रहा है कि वो कहाँ से आया है। तो बेसिकली वो बोलता है कि मैं स्टार्स से आया हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने एपिसोड स्टार्ट किया था और ऐसा इंट्रोडक्शन आया था तब मुझे लगा था कि क्या मैं फ्लैश ही देख रहा हूँ या फिर मैं गलती से डिस्कवरी चैनल पे आ गया हूँ। तो ये जो इंट्रोडक्शन था ये सोलर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑफकोर्स डेथ स्टॉर्म स्टार से इमर्ज हुआ है। तो वो अपनी बैक स्टोरी केटलिन को सुना रहा होता है और वो बताता है कि रॉनी और उसका क्या कनेक्शन है। तो वो ये भी बोलता है कि जब रॉनी सिंगुलैरिटी में इमर्ज हुआ था तब वो ग्रीव कर रहा था, और ऑफकोर्स रॉनी ग्रीव कर भी रहा होगा। उसकी जस्ट 1-2 दिन पहले ही मैरिज हुई थी और अब इतना बड़ा थ्रेट आ जाता है जिसको फ्लैश भी नहीं रोक सकता है। तो वो ऑफकोर्स ग्रीव कर रहा होगा कि उसको आगे लाइफ में मौका नहीं मिलेगा केटलिन के साथ टाइम स्पेंड करने का। जिसके बाद हम देखते हैं डेथ स्टॉर्म का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है और डेथ स्टॉर्म केटलिन को अपनी फ्लेम्स में इमर्ज कर रहा होता है, मतलब उसको अपनी फ्लेम्स में कवर कर देता है। और इतने में ही बेरी आ जाता है उसको बचाने। जिसके बाद टीम फ्लैश केटलिन से पूछती है कि तुम्हारी डेथ स्टॉर्म से क्या बातचीत हुई, और वो बताती है कि डेथ स्टॉर्म बता रहा था कि कैसे रॉनी ग्रीव कर रहा था जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी, और इसीलिए रॉनी की वजह से वो इमर्ज हुआ है। और मैं भी कितनी पागल थी, मैं सोच रही थी 7 साल बाद रॉनी मेरे पास वापस आना चाहता है और ये सारी गलती मेरी है। जिसके बाद बेरी फ्रॉस्ट को इंचार्ज बना देता है और उस फ्रॉस्ट को कहता है कि केटलिन का ध्यान रखना। और सेसिल बेरी से पूछती है कि तुम किसी और चीज़ को लेकर परेशान हो, और बेरी उसको सब कुछ बताता है आयरिस के बारे में। जिसके बाद सू उसको मैसेज करती है कि आयरिस वापस आ गई है, और बेरी आता है आयरिस के पास। जिसके बाद आयरिस बताती है कि उसके साथ कोस्ट सिटी में क्या क्या हुआ, और उसकी टाइम सिकनेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से उसने टीनिया की मॉम को कहीं पे गायब कर दिया और वो खुद भी नहीं जानती कि उसने कहाँ गायब किया टीनिया की मॉम को। जिसके बाद वो बेरी को अपने से दूर रहने के लिए कहती है, बट स्टिल बेरी उसके पास जाता है और बेरी उसको ऐसा बिलीव दिलाता है कि वो ठीक हो सकती है। जिसके बाद आयरिस बोलती है कि मैं जब स्टिल फोर्स के अंदर थी तब मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकती हूँ, क्योंकि स्टिल फोर्स इज ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पा रही थी। क्या इसका मतलब है कि मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी वो फ्यूचर देखने के लिए? और अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आयरिस ने बोली है ये लाइन कि स्टिल फोर्स इज ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अब जबकि हमें पता है कि एपिसोड 15 के अंदर ये सारे लोग स्टिल फोर्स के अंदर जाने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करने वाला हूँ कि क्यों जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर इन्हें मिलेगा जूम और गॉड स्पीड, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसके बाद हमें दिखता है कि एक पर्सन बस स्टेशन पे बैठ के ग्रीव कर रहा होता है और डेथ स्टॉर्म वहाँ पे इमर्ज हो जाता है और वो उस बंदे को 1 सेकंड के अंदर जला देता है, जिससे ये चीज़ प्रूव होती है कि डेथ स्टॉर्म कितना ज़्यादा बड़ा थ्रेट है टीम फ्लैश के लिए, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये इनके लिए हमेशा के काम से ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा डेथ स्टॉर्म को हराना। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखती है सीसीपीडी की एक इनसाइट, और सीसीपीडी के अंदर लगातार कॉल्स आ रही हैं लोगों की, जिसमें वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उन्हें घोस्ट स्कल टाइप फिगर दिख रही है और वो उनके फैमिली मेम्बर्स को मार रहा है और इसका क्या रीज़न है, और जिस पे उन लोगों को लगता है कि ये कोई जोक है और एक तरह का प्रैंक है। बट मीनवाइल बेरी क्रिस्टियन क्रेमर और जो के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और क्रिस्टियन क्रेमर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोड में होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा थ्रेट जिसके बारे में फ्लैश को भी नहीं पता उससे हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं। जिसके ऊपर बेरी कहता है कि हर किसी की एक वीकनेस होती है और डेथ स्टॉर्म की भी पक्का एक है, जस्ट हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत है। और क्रिस्टियन क्रेमर कहती है कि आई बिलीव इन यू, एंड अगर तुम जल्दी से जल्दी उसकी वीकनेस ढूंढ पाओगे तो हम हो सकता है कि जो डेथ काउंट है उसको कम कर सकें। जिसके बाद बेरी टीम फ्लैश को एक प्लान प्रपोज करता है, और उस प्लान में वो बोलता है कि हम सेसिल की पावर्स यूज़ करके डेथ स्टॉर्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेथ स्टॉर्म ग्रीव को अट्रैक्ट करता है और सेसिल की पावर्स सारी इमोशंस पे बेस्ड है। तो वो हो सकता है ग्रीव इमोशन को एनहांस कर सके, और हम अपनी सैटेलाइट्स का यूज़ करके उसका सिग्नल और ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू और आयरिस वेट कर रहे होते हैं डियोन का,
पर डियॉन ऑफ कोर्स लेट होता है, जिसपे सू कहती है कि तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो, और जिसका रीज़न वो बताता है टाइम सिकनेस से पूरी स्टिल फोर्स अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो भी टाइम सिकनेस से अफेक्ट हो रहा है और पूरी स्टिल फोर्स का जो वर्किंग प्रोसेस है वो इधर उधर हो रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है उसको इधर से उधर जाने में। पहले वो जस्ट मियर सेकेंड्स में ट्रैवल करता था, बट अब उसे डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, जिसपे वो कहता है कि आयरिस में तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख सकता, और सू कहती है कि हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेने चाहिए इन केस अगर आयरिस कहीं गायब हो जाए तो। और डियॉन उसके ऊपर एक ट्रैकर टाइप लगा देता है, उसके बाद डियॉन ही गायब हो जाता है। मतलब ये सीन बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि डियॉन स्टिल गॉड है, स्टिल फोर्स का गॉड है एक तरह से, और एक फोर्स गॉड को आयरिस ने गायब कर दिया। लिटरली आयरिस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। जिसके बाद बेरी का प्लान फ्लॉप हो जाता है और डेथ स्टॉर्म सेसील को एक घोस्ट की तरह पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो केटलिन को उनके पास से ले जाएगा, और बेरी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, अगर तुम केटलिन को ले जा सकते हो तो आके ले जाओ, और मैं तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पे हमेशा के लिए रहूँगा, क्योंकि केटलिन मेरी फैमिली है और मैं तुम्हें उसे ऐसे ही नहीं ले जाने दे सकता। तो बेरी यहाँ पे लिटरली बहुत सीरियस लुक में होता है, और बेरी ने अगर अपनी पूरी पावर यूज़ करी ना तो डेथ स्टॉर्म तो छोड़ो, इविल सुपरमैन भी केटलिन को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि बेरी अगर अपनी पूरी मेयर पावर्स में आ जाता है तो बेरी को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि एलेग्रा को भी ग्रीविंग हो रही होती है उसकी सिस्टर को लेके, और डेथ स्टॉर्म उसकी सिस्टर के इल्यूजन्स दिखा रहा होता है, जिसके बाद वो स्टार लैब्स का पावर फ्यूज उड़ा देती है, और बेरी आके उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो बताती है कि डेथ स्टॉर्म मेरे पास आया था और मेरी सिस्टर के इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट मैं ठीक हूँ और मैं उसके इल्यूजन्स में नहीं आई। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट और केटलिन दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे रॉनी 7 साल बाद वापस आ गया। ऐसा केटलिन को बिलीव था, बट ऐसा नहीं है, और उसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं, और डेथ स्टॉर्म उनके पीछे से आ जाता है और किलर फ्रॉस्ट को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो केटलिन को अपने साथ ले जाता है। और लिटरली ये सीन देखने के बाद मुझे कबीर सिंह याद आ गई थी। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें मिलता है एक एपिक चेस बेरी और डेथ स्टॉर्म के बीच में, मतलब डेथ स्टॉर्म को चेस कर रहा होता है बेरी, और लिटरली आज हमें बेरी की एक और पावर का पता लगा है कि मतलब बेरी अपनी लाइटनिंग के ऊपर भी रन कर सकता है। और इस सीन की एक्साइटमेंट मेरे लिए सीजन 1 की एक्साइटमेंट से भी ज़्यादा थी। मतलब सीजन 1 में जब बेरी सुपरसोनिक पंच मारता है, बिल्कुल वैसे ही काइंड ऑफ एक्साइटमेंट थी मेरे को जब मैंने बेरी को ये करते हुए देखा था, और लिटरली बेरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और बेरी अब किसी को भी सोलो कर सकता है, मतलब किसी भी यूनिवर्स को भी सोलो कर सकता है, जिसपे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे देखते हैं डेथ स्टॉर्म केटलिन को एक फेयर के अंदर ले आया। मतलब डेथ स्टॉर्म की भी एक और पावर का हमें पता लगा है कि डेथ स्टॉर्म डायमेंशंस टू डायमेंशन जंप कर सकता है, और उसके डायमेंशंस का व्यू वैसा ही है जैसा एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सोलर सिस्टम का व्यू जैसे दिखाया जाता है, वैसे उसके डायमेंशंस होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो केटलिन को फिर से अपनी फायर्स के अंदर कवर कर रहा होता है, जिस पे केटलिन कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो गेट इट ओवर विद, बट वो कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ब्राइड बनो, और वो उससे शादी करना चाहता है। अबे साले Seriously, what the fuck? जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेरी वहाँ पे पहुँच जाता है और केटलिन को सेफली स्टार लैब्स में ले आता है, और केटलिन से वो लोग पूछते हैं कि डेथ स्टॉर्म ने तुमसे इस बार ही क्या बोला, और वो बताती है कि वो कह रहा था कि यू आर नॉट रेडी, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्गर देन दिस। और इसके बाद बेरी कहता है कि तुम हमारी फैमिली हो और हम फैमिली को अबैंडन नहीं करते। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेस्टर टीम फ्लैश को एक प्लान बताता है, जिसमें वो एक डिवाइस के बारे में बोलता है, वही डिवाइस जो उसने यूज़ किया था जिस टाइम वो ब्लैक होल के अंदर चला गया था, और वो कहता है कि हम उस डिवाइस मतलब मैक को हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। जिसके आगे वो बोलता है कि अगर हम उसको मॉडिफाई कर भी दे तो भी हमें उसके लिए एक पर्सन चाहिए होगा जिसके पास कोल्ड पावर्स हो, मतलब कोल्ड फ्यूजन की पावर्स हो, जैसे डेथ स्टॉर्म की पावर्स हैं। जिसके बाद फ्रॉस्ट बोलती है कि मैं वॉलंटियर करूंगी, क्योंकि मैं ही एक अकेली ऐसी पर्सन हूँ जिसके पास कोल्ड फ्यूजन की पावर्स है डेथ स्टॉर्म की तरह। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरे डैड ने मुझे सिर्फ एक सोल पर्पस की वजह से ही बनाया था, मतलब केटी की प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं केटी की प्रोटेक्शन करूँ। जिसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है एडी थॉर्न, जो कि आयरिस के पास आया है और वो कहता है डिडंट यू मिस मी, या ऐसा ही कुछ बोलता है, मैंने ठीक से सुना नहीं था वो क्या बोल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, और हम सब जानते हैं कि ये डेथ स्टॉर्म है, एडी थॉर्न नहीं है, बट हो सकता है ये एडी थॉर्न भी हो, अभी कुछ श्योरिटी से पता नहीं है। बट
मेरे हिसाब से ये डेथ स्टॉर्म ही है, बाकी हो कुछ भी सकता है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। लेकिन यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता था कि थोड़ा सा और दिखा दिया जाए हमें, बट जितना मिलता है उतना कम ही रहता है सबके लिए, तो मेरे लिए भी कम ही था। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें कैसा लगा एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। अगर कहीं से भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।